गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS। सबसे इजी और सबसे टफ टॉपिक। मैक्सिमम लोगों को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता है, बट आज की क्लास करने के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट है, यही आइटम ऐड होंगे यही आइटम माइनस होंगे, इनको रट लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो चैप्टर है पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा तब जाके ये टॉपिक बनेगा, अदरवाइज ये टॉपिक आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो हेडिंग लिखिएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए आइए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है समझते हैं। शॉर्ट में मैं लिखूंगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को BRS। जब भी आप देखे होंगे घर में पापा लोग को, उनके हाथ में एक पासबुक होती है बैंक की, बैंक में अकाउंट होता है उनका, तो वो घर में लिखा पढ़ी करते रहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा होता है। तो आज वो सारी चीज़ें मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें होती हैं हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, एक होती है कैश बुक, पहली चीज़ होती है कैश बुक, और दूसरी चीज़ होती है पासबुक। पासबुक जिसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको हम क्या नाम से बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। इसी को अपन दूसरा नाम लिख देते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको क्या इशू करती है, पासबुक देती है, और महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप बैंक में कई सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, किसी को चेक देते हो सैलरी वगैरह के लिए, या अदर एक्सपेंसेस के लिए आप बैंक से चेक वगैरह के थ्रू पेमेंट करते हो। तो बैंक में आप क्या करते हो, फिर पासबुक में एंट्री करवाने जाते हो। तो बैंक पासबुक जो होती है उसमें पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल बैंक का होता है। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ पासबुक जो है बैंक के पास होती है, फिजिकली आपके पास होती है, बट आप उसमें लिखा पढ़ी नहीं कर सकते। जो भी लिखा पढ़ी करनी होगी वो बैंक करेगा, मतलब बैंक के द्वारा उसमें एंट्री की जाएंगी, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये बैंक स्टेटमेंट या पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास होता है। बैंक के पास, चीज़ों को समझो, डिटेल में बता रहा हूँ, स्लो पढ़ाऊंगा। ये होता है बैंक के पास। और ये जो कैश बुक होती है ये कस्टमर के पास होती है, मतलब जो बैंक में जिसका अकाउंट है उसके पास होता है, कस्टमर के पास। तो इसमें जो भी एंट्री करेगा वो करेगा कस्टमर, और इसमें जो भी एंट्री करेगा वो बैंक करेगा। मान लो मुझे कहीं से पैसे रिसीव हो गए, मान लो एक पार्टी ने मुझे चेक दिया 10 लाख रुपए का, तो मैं तुरंत की तुरंत अपनी हिसाब किताब की बही यानी कि कैश बुक में उस ट्रांजेक्शन को लिख लूंगा कि फलाना आदमी से मुझे इतने रुपए मिल गए। तो मैं कैश बुक में तो एंट्री कर चुका हूँ, पर अभी 3-4 दिन की बैंक में मान लो किसी भी रीजन से छुट्टी थी, या मैं कहीं बाहर था, या कुछ भी रीजन से मैं बैंक में उस चेक को डिपॉजिट नहीं कर पाया, तो बैंक उसकी एंट्री करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जब आप कभी इनका बैलेंस टैली करने की कोशिश करोगे तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा। तो इस डिफरेंस को मैच करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रिकंसाइल करने के लिए, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि मीनिंग क्या होता है। BRS क्या होता है, देयर इज डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। To reconcile the above difference, customer prepare a statement which is called बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ एक वर्ड आ गया, बैंक रिकन्सिलिएशन किसके द्वारा बनाया जाएगा, बाय कस्टमर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक के द्वारा बनाया जाता है या कस्टमर के द्वारा। तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप के बैलेंसेस होते हैं। 4 टाइप के बैलेंस करने का मतलब बैलेंस एज पर, समझिएगा, बैलेंस एज पर हमें बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जिस डेट पे आप बना रहे हो, तो उस दिन ये देखोगे कि कैश बुक के हिसाब से टोटल कितना बैलेंस दिख रहा है या पासबुक के हिसाब से आपको कितना बैलेंस दिख रहा है। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बैलेंस एज पर। पहला बैलेंस हो सकता है कैश बुक के अकॉर्डिंग, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस जिसको हम पॉजिटिव बैलेंस भी बोलेंगे,
और इसी को फेवरेबल बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या नाम बोलते हैं उसको? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इसी को बोलते हैं निगेटिव बैलेंस, इसी को बोला जाता है एडवर्स या अनफेवरेबल, एडवर्स या अनफेवरेबल। इसी को ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो सिमिलरली अब पासबुक में भी दो बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा। दोनों सेम होते हैं। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का हमारे हिसाब से क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो पासबुक में देखना क्रेडिटेड अकाउंट बाय इतना, ऐसा मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल में, और जब पासबुक आप उठा के देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये चार बैलेंसेस हमारे होते हैं, इसको ध्यान रखना जब अपन क्वेश्चन करेंगे तभी ये काम में आएगा। अब बात आती है रीजन फॉर डिफरेंसेस। रीजन क्या होता है, डिफरेंस क्यों अराइज होता है? रीजन फॉर डिफरेंसेस, रीजन फॉर डिफरेंसेस। ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक, बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो सबसे पहली चीज सुनिएगा, पहला डिफरेंस क्यों अराइज होता है? आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, कहाँ पैसे जमा कर दिए हैं? बैंक में पैसे जमा कर दिए। चेक इशूड बट, पहला लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड कर दिया आपने, रीजन बताऊंगा मैं, अभी रीजन बता रहा हूं कि डिफरेंस क्यों होते, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और क्यों डिफरेंस अराइज होता है मैं ये बताऊंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहला डिफरेंस हो गया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहला रीजन हो गया ये डिफरेंस का, फॉर पेमेंट। दूसरा रीजन है आपका डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। कोई कस्टमर क्या मेरे बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा जमा कर दे, मुझे पता ही नहीं है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। तीसरा डिफरेंस है आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अब जैसे बैंक में आपके पैसे जमा है तो बैंक उस पर आपको क्या करता है, ब्याज वगैरह देता है। किसी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी से आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में आता है। आपके डीमेट अकाउंट में डिविडेंड नहीं आता, डिविडेंड हमेशा आपके बैंक अकाउंट में आता है। फिर चौथा रीजन है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड मतलब मैंने बैंक में चेक जमा कर दिया बट उसकी एंट्री में अपने आप कैश बुक में लिखना भूल गया। फिर लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मैंने बैंक में जाके चेक जमा कर दिया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी है पर वो चेक की एंट्री बैंक करना भूल गया। पहले वाले में मैं करना भूला, दूसरे वाले में बैंक करना भूल गया। फिर लिखा बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, अब बैंक में हमारा मिनिमम बैलेंस कम हो गया या अदर रीजन से बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ पैसे काट लिए। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसे क्या होता है जब आप क्या करते हैं, कोई लोन वगैरह लेते हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो ऑटो डेबिट का एक ऑप्शन आता है, आपसे फॉर्म फिल करवा जाता है ऑटो डेबिट। मतलब फलाना तारीख आएगी तो आपके अकाउंट से वो बैलेंस जो पैसा है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था वो बाउंस हो गया। ये रीजन है हमारे। तो अब हम आगे आते हैं, सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट बनाया कैसे जाएगा, बीआरएस, ये रीजंस हो गए। अब बीआरएस का फॉर्मेट देखो, बीआरएस का फॉर्मेट सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा पर्टिकुलर और सीधा सीधा यहां लिखूंगा मैं अमाउंट। यहां मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक जो भी दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ प्लस से रिलेटेड कुछ आइटम होंगे, फिर माइनस से रिलेटेड कुछ आइटम होंगे। अगर आपने यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चला था डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। जो भी यहाँ लोगे उसकी अपोजिट चीज़ें यहाँ पर आएंगी। क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आते हैं लॉजिक्स पे।
लॉजिक्स पे क्यों कोई आइटम ऐड होता है या कोई आइटम क्यों माइनस होता है। मैं जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, इसको ध्यान में रखना। इसी के बेस पे चारों चीज़ें क्लियर होगी। 4 केस बताया हूँ, वो चारों केस आपको क्लियर हो जाएंगे जो बैलेंसेस के। तो मैं सबसे पहला हेडिंग लिखवा रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, समझेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डेबिट बैलेंस। ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बैंक में कस्टमर का कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना पैसा होना चाहिए। अब इसमें कोई आइटम प्लस होगा या माइनस होगा, उसका रीजन क्या है। पहला आइटम अपन जानना चाहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये मान के चल रहा हूं मेरा 10,000 रुपये का बैलेंस, ये 10,000 रुपये की एक पेमेंट थी। अब ये आइटम प्लस होगा कि माइनस होगा समझते हैं रीजन के साथ। मान के चलता हूं ये मेरी कैश बुक है, और ये मेरी पासबुक। मेरे हिसाब से कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, यहां पर मेरा जो बैलेंस दिख रहा है टू बैलेंस BD 50,000 रुपये का मेरे हिसाब से बैलेंस है कैश बुक में। और सेम डे पे पासबुक मैंने अकाउंट ओपन किया था तो उसी दिन 50,000 रुपये मैंने जमा किए, तो बैंक में भी और कैश बुक में दोनों जगह में 50,000 रुपये दिख रहे हैं। यहाँ पर भी बैलेंस कितना रुपये दिख रहा है, मेरा बैलेंस 50,000 रुपये का दिख रहा है। 50,000 का बैलेंस अभी भी मेरे पास है कैश बुक में भी और पासबुक में। अब मैंने एक चेक इशू किया है, कोई मेरा क्या था, किसी को मुझे पेमेंट करनी थी, मेरा एक एम्प्लॉय था, मैंने उसे चेक दिया है। तो जैसे ही मैं चेक दूंगा किसी को भी, तो मेरी एंट्री क्या होगी, अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री सोचूंगा, देखो ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल, मैं बोल दूंगा इसको प्लस कर दो, लेकिन रीजन क्या है प्लस क्यों होगा। जैसे ही आप चेक इश्यू करोगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जैसे मान लो मैंने सैलरी के लिए इसे पेमेंट किया था, तो सैलरी अकाउंट डेबिट मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, चेक के थ्रू। चेक मतलब बैंक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 रुपए। तो मैं इसे यहाँ पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड में बाय सैलरी के नाम से 10,000 रुपए। तो मेरा यहाँ बैलेंस कितने रुपए का हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन कितने रुपए का दिख रहा है, 40,000 रुपए का दिख रहा है। मेरे हिसाब से अब कैश बुक में 40,000 रुपए बचे हुए हैं। अब ये जो भाई साहब जो हैं, बैंक गई नहीं, मुझे थोड़ी ना पता है यार वो बैंक जा रहा है नहीं जा रहा है, उसकी इच्छा, मैंने अपनी काम कर दिया, मैंने अपना चेक दे दिया, अपना पेमेंट कर दिया। अब वो बैंक जाए ठीक, नहीं जाए ठीक। अब वो बैंक नहीं गया तो अब क्या हो गया, ये मंथ खत्म होने को बैंक में ये चेक प्रेजेंट हुआ ही नहीं। मैं हर महीने जाके बैंक में अपना पासबुक में एंट्री करवाता हूँ, मैं हर महीने अपना कैश बुक और पासबुक को टैली करता हूँ कि एक्चुअल में जितना कैश बुक में दिख रहा है उतना पासबुक में है या नहीं। अगर नहीं है तो रीज़न क्या भैया, ये पैसे कहाँ गए, हिसाब किताब मिलना चाहिए प्रॉपर। तो अब मैं जाके देख रहा हूँ 10,000 रुपये का ये हिसाब नहीं दिख रहा है पासबुक में, तो इसके हिसाब से अभी भी बैलेंस कितने रुपए का है, 50,000 रुपये का है। लेफ्ट हैंड को मैं मान के चल रहा हूँ कैश बुक और राइट हैंड को मैं मान के चल रहा हूँ पासबुक। दोनों अभी बराबर में थे, दोनों एक जगह पे थे, ऐसे थे। जैसे ही मैंने पेमेंट की कैश बुक क्या हो गया, कम हो गया। जो भी आपको प्लस माइनस करना है इस कैश बुक में करोगे, पासबुक को कुछ छुआ छाई आप नहीं कर सकते, पासबुक वैसे ही रहेगी, आप नहीं छू सकते उसको, टच नहीं कर सकते पासबुक को। तो कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई, पासबुक अभी भी यही है। तो दोनों को बैलेंस को रिकंसाइल करना है, मतलब दोनों के बैलेंस को एक जैसा लाना है। ऐसा नहीं कि पासबुक को भी कम कर दो, पासबुक में आप कुछ नहीं कर सकते। पासबुक 50,000 थी, 50,000 है, कैश बुक कितनी हो गई थी, 40,000 रुपये। तो कैश बुक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो पासबुक का बैलेंस 50,000 है, कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है, 40,000। क्योंकि ये चेक भाई साहब ने क्या किया, यहाँ प्रेजेंट नहीं किया है, तो कैश बुक कम हो गई है, पर पासबुक अभी तक कम नहीं है, पासबुक वहीं की वहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, कैश बुक को 10,000 रुपये प्लस कर दोगे कैश बुक में, तब जाके वो बैलेंस मैच होगा। रीजन क्लियर हो गया पहले आइटम का, ओके ठीक। दूसरी चीज, आगे एक चीज ध्यान देना, पासबुक में कोई चेंजेस नहीं करना, जो भी चेंजेस करना है कैश बुक में करना है, ये चीज ध्यान रखना। जिस दिशा में पासबुक जाएगी उसी दिशा में आपको कैश बुक को ले जाना है। मान लो अगर कोई एंट्री पासबुक के, समझना, अगर पासबुक बढ़ रही है तो कैश बुक को बढ़ा दो, पासबुक कम हो रही है तो कैश बुक को घटा दो। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ध्यान देना। पासबुक में कोई टच हुआ कि अभी नहीं हुआ, कैश बुक कम हो गई थी तो कैश बुक को बढ़ा दो। अगर पासबुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो कैश बुक अगर कम हो गई तो कैश बुक को बढ़ा दो, कैश बुक बढ़ गई है तो कैश बुक को कम कर दो। एक लॉजिक याद रख लो, ठीक है। सेकेंड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर,
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। समझना, सबका लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक के साथ पढ़ोगे सारी चीज क्लियर होगी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर इनटू बैंक, इनटू बैंक 5,000 रुपये। अब कस्टमर गया बैंक, समझना मेरी बात, ये कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। अगेन वही बैलेंस मान के चल रहा हूँ, बैलेंस जो यहाँ पर दिख रहा है 50,000 रुपये का है, और यहाँ भी बैलेंस कितने का दिख रहा है, 50,000 रुपये का मेरा बैलेंस दिख रहा है। एक कस्टमर गया मेरे बैंक में, डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे या किसी भी थ्रू, मेरे का आजकल तो यूपीआई हो गया, इतनी पेमेंट तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चली जाती है, उसने यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर दिए। तो मेरे पास तो मैसेज आ गया अमाउंट डिपॉजिटेड बाय इतना। तो अब बैंक का बैलेंस कितने रुपए का दिख रहा है, 55,000 का। अब मैं यार बाहर था, 2-4 दिन की छुट्टी मनाने गया हुआ था दशहरा की, तो मैं एंट्री कहाँ से करूँगा, मेरा मैसेज आ गया हाँ भाई चलो कस्टमर ने मेरे खाते में 5,000 रुपये जमा कर दिए। अब हो सकता है उसकी एंट्री करना मैं भूल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला यार, छुट्टी में था, घर आके देख लेंगे, छोटी सी पेमेंट है एंट्री कर लेंगे, ध्यान से उतर गया। तो इस 5,000 रुपये की एंट्री नहीं हो पाई। तो जब मैं बीआरएस बना रहा था, जिस डेट में अपना मैं हिसाब किताब मिला रहा था दोनों में क्या गलतियां हैं क्या नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कैश बुक का बैलेंस 50,000 रुपये और बैंक का बैलेंस 55,000 रुपये है। तो मैंने बताया हमेशा पासबुक से कंपेयर करना है कैश बुक को। पासबुक बढ़ी हुई दिख रही है तो कैश बुक को बढ़ा देंगे, पासबुक कम दिख रही है तो कैश बुक को भी कम कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ये दिख गया यार 5,000 रुपये से पासबुक बढ़ गई है, राइट हैंड, यानी ये पासबुक मेरी बढ़ी हुई है 5,000 और कैश बुक अभी भी यही है। तो कैश बुक को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक को भी बढ़ा दो, यानी कैश बुक में प्लस कर दो। अगर पासबुक कम हो गई है तो कैश बुक को भी क्या कर दो, आप कम कर दो। तो इससे हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ये आइटम क्या हो जाएगा, ये 5,000 रुपये प्लस हो जाएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। लॉजिक समझो। तीसरी चीज, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। थर्ड नंबर है इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। ये मेरी कैश बुक है, चलो, और ये मेरी पासबुक है। यहाँ 50,000 रुपये बैलेंस दिख रहा है मेरा, ये 50,000 रुपये का बैलेंस मेरा दिख रहा है। इस ट्रांजेक्शन के लिए मैं समझा रहा हूँ। रुपीस कितना है, 3,000 रुपये। अब बैंक में मेरे जो भी पैसे थे उस पर बैंक ने ब्याज दिया, तो बैंक आपको फोन करके थोड़ी ना बताती है कि भाई साहब मैंने आपको ब्याज दिया इतने रुपए की, आप एंट्री कर लो, तो सीधा आपके अकाउंट में डाल देना यार, उसको क्या मतलब बताना नहीं बताना, ठीक है। तो 3,000 रुपये से आपका बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। आपके हिसाब से पासबुक में बैंक में कितने रुपए हैं, 53,000 रुपीज दिख रहे हैं। बट इस 3,000 रुपये की मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि बैंक ने कब क्या किया, इंटरेस्ट दिया है, छोटे छोटे तो इंटरेस्ट के अमाउंट है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देती है, आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आता है। जब आप शेयर वगैरह में डील करोगे तो डीमेट अकाउंट डिविडेंड वगैरह समझ में आएगा। बट अब यही समझ लो कि एक हिसाब से डिविडेंड को भी आप इंटरेस्ट ही मान लो, ठीक है, एक बात के लिए समझने के लिए। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, 3,000 रुपये से बढ़ गया। बट कैश बुक में मैंने एंट्री की ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, पता रहेगा तो एंट्री करूंगा ना यार। तो कैश बुक अभी भी 50,000 दिख रही है और पासबुक कितने की हो गई, 53,000। अब आप खुद बोलो क्या करोगे। मैंने बोला अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, कि अगर पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक भी बढ़ा दो, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये पासबुक में आपने 3,000 बढ़ाया तो कैश बुक में भी 3,000 आप बढ़ा दो। क्लियर हो गई ये वाली पॉइंट भी। पासबुक बढ़ेगा कैश बुक बढ़ेगी, पासबुक घटेगा कैश बुक घटेगी, ये याद रख लो। अब पासबुक में कोई चेंजेस नहीं है और उसके बावजूद कैश बुक बढ़ गई है तो उसे माइनस करो, और कैश बुक घट गई है तो उसे, सॉरी, कैश बुक कम हो गई है तो बढ़ा दो और बढ़ गई है तो कम कर दो, ये याद रखना। चौथा पॉइंट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ये बढ़िया है, गिवन बाय बैंक, ये बढ़िया आइटम है, सुनिएगा क्यों बढ़िया है। ये जैसे कैश बुक है, ये पासबुक है, मान लेते हैं मैं राम आज के लिए, ठीक है, मैं राम बैंक में गया कैश डिपॉजिट करने 10,000 रुपये, ठीक है।
मैं राम हूँ, ठीक है, मैं राम हूँ और कोई रमा नाम का आदमी, रमा, रामा रमा, अरे इंग्लिश है कुछ भी पढ़ लो यार, रामा पढ़ लो रमा पढ़ लो एक ही है। ये कोई गया बैंक में पैसा जमा करने के लिए, ठीक है। इस केस में अब क्या हो रहा है देखिएगा, मैं कौन, राम हूँ, कोई रमा नाम का व्यक्ति है या रामा नाम का जो भी, वो बैंक में अपने खाते में पैसे जमा करने गया था। अब बैंकर ने, जो भी कैशियर वहाँ बैठा हुआ एंट्री कर रहा होगा, उसने रामा की जगह राम टाइप कर दिया। ये अरे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, कोई पता नहीं चल पाता है, तो गलती से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तो यहाँ बस मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए बढ़ गए, 10,000 रुपये बढ़ गए, बट इसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी, तो मुझे नहीं है तो मैं कैश बुक को कैसे बढ़ाऊंगा। बट मैंने बाद में पासबुक में एंट्री करवाई तो देखा अरे यार 10,000 रुपये कहाँ से आए, मैं खूब दिमाग पर जोर डाला, मेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ने यार कहीं से भी आए हो, मैंने भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में 10,000 रुपये क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कैश बुक को क्या करना है, बढ़ाना है। कब पासबुक बढ़ी, तो यहाँ तो पासबुक बढ़ रही है, सीधा सीधा लॉजिक, कॉमन सेंस से सोचो। अगर आइटम याद करने की कोशिश करोगे बिल्कुल ये चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला, ये चीज एकदम दिलो जान से समझ लो बेटा। ये 4 आइटम हो गए, जल्दी से रिकॉल कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ 5वें आइटम की तरफ। क्यों प्लस और माइनस हो रहे हैं चीजों को। 5वां आइटम देखो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। कई बार दिया रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। अब मुझे किसी से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक कागज का टुकड़ा समझ लीजिए अभी, जिस पर आपने साइन करके किसी को दे दिया कि मैं इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करूंगा। अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बैंक से क्या किया, इनकैश करवा लिया, तो बैंक जिस दिन क्या करेगा, उसे रियलाइज करेगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। वो ऐसे ही एक पॉइंट एक भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे इग्नोर करके चल सकते हैं। 6वां है, 6वां आइटम क्या था हमारा देखिएगा, जब मैंने डिफरेंस के नाम पे बताया था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिएगा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, शुरू के 5 आइटम प्लस के थे, ध्यान से देख लिया ना आपने। 6वां आइटम क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक आपने बैंक में जमा कर दिया, चेक आप कहाँ गए, बैंक में गए, चेक आपने जमा कर दिया, ये दो, ये कैश बुक और ये पासबुक। जैसे ही आपने चेक बैंक में जमा किया होगा, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ गया। क्योंकि आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो कैश बुक अभी भी आपका क्या दिख रहा है, वहीं का वहीं दिख रहा है। क्या बताओ, रीजन बताओ क्या होगा, खुद से सोचो। चलो मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप खुद सोचो, चलो। हाँ, तो कहां तक पहुंचे, किस नतीजे पे पहुंचे आपने, चेक डिपॉजिट करने से किसका बैलेंस बढ़ा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ये बैंक चेक पासबुक बढ़ गई, तो आप कैश बुक को भी बढ़ाओगे। ये शुरू के 6 आइटम हो गए प्लस करने के। आते हैं नेक्स्ट, 7वां आइटम है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कहने का मतलब क्या हुआ, चेक डिपॉजिट आपने कर दिया, समझिएगा मेरी बात को, ये आपकी कैश बुक है और ये पासबुक है। जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, तो कैश बुक में आपने एंट्री कर ली कि हाँ भाई चेक डिपॉजिट किया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपने कर दिए नाम, तो आपकी बैंक का बैलेंस जो है बढ़ गया, कि कैश का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, तो आपके हिसाब से कैश बुक का बैंक कॉलम। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। आपने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी है, ध्यान से सुनिएगा, डबल कॉलम कैश बुक, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। डबल कॉलम कैश बुक है, आप यहां लिखते हो डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक। ये डेबिट साइड के आइटम हो गए 4,
जो भी है सेम आइटम क्रेडिट साइड में आते हैं। जिस दिन आपने चेक जमा किया बैंक में तो कैश बुक में एंट्री करोगे आप। अब बोलोगे सर कैश बुक में एंट्री कैसे होगी, कैश बुक में तो कैश लिखते हैं, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक होती है जहां आप कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन दोनों को लिखते हैं। तो जिस दिन आपने कैश बुक क्या किया, कैश चेक डिपॉजिट किया है कहाँ, बैंक में, तो बैंक कॉलम बढ़ गया कि नहीं कैश बुक का। तो आपके हिसाब से क्या हुई, कैश बुक में ही तो एंट्री हो रही है ना, बैंक के पासबुक में तो एंट्री आप कर ही नहीं सकते। तो कैश बुक के कौन से कॉलम में एंट्री हो रही है, बैंक कॉलम में एंट्री हो रही है। तो आप एंट्री तो ओवरऑल कैश बुक में ही कर रहे हो ना, ये कैश बुक ही तो बना रहे हो, लेकिन बैंक में चेक जमा किया हो तो बैंक कॉलम में एंट्री करोगे ना। तो आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है। चेक जैसे ही आपने डिपॉजिट किया कैश बुक बढ़ गई, पर बैंक ने अभी तक नहीं किया है क्या, उसे क्रेडिट नहीं किया है। बट नॉट कहा गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, पर बैंक ने उसकी एंट्री अभी भी नहीं की है, कैश बुक ऊपर है, पासबुक देखो दोनों अभी यही थी। जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया तुरंत आपने कैश बुक को बढ़ा दिया, हाँ यार मेरी तो एंट्री हो गई, पर वो बैंक ने अभी तक उसे बढ़ाया ही नहीं है, बैंक वहीं का वहीं है। तो दोनों को बैलेंस को क्या करना है, मैच करना है। तो देखो ये लेफ्ट हाथ ऊपर दिख रहा है तो उसको नीचे ले आएंगे। मैंने बोला अगर क्या हुआ, पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक बढ़ गई है तो कैश बुक को कम करोगे, और कैश बुक कम हो गई है तो कैश बुक को बढ़ाओगे अगर पासबुक में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सीधा सा फंडा है इसका और कुछ भी फंडा नहीं। तो ये क्या करोगे आप, इसको माइनस करोगे, क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। ये हो गए 7 आइटम। 8वां आइटम है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। 8वां आइटम है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 100 रुपये। अब आपके अकाउंट में कई बार मैसेज आता है कि आपने सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया, इसलिए आपके बैंक से इतने रुपए काटे जा रहे हैं, मैसेज आ जाता है। तो बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ 10,000 रुपये मेरे पासबुक में दिख रहा था, अब यहाँ से 100 रुपये डेबिट हो गए, 100 रुपये माइनस हो गए मेरे, तो ये दिख रहा है 9,900 रुपये। अभी भी स्टिल कैश बुक में मेरा कितना रुपये दिख रहा है, 10,000 रुपये। क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे 100 रुपये के बारे में जानकारी ही नहीं है ना, इसकी एंट्री मैंने की नहीं है। तो क्या हो गया, पासबुक कम हो गया है। ये दोनों चीज़ें, ये कैश बुक, ये पासबुक कम हो गई। तो मैंने बोला अगर पासबुक कम होगी तो कैश बुक को भी आप क्या करोगे, कम करोगे। तो ये 100 रुपये यहाँ भी क्या करोगे आप, माइनस करोगे। क्लियर हो गई चीज़ें। नेक्स्ट आइटम, पेमेंट बाय बैंक इन बिहाफ ऑफ कस्टमर। पेमेंट बाय बैंक, पेमेंट बाय बैंक इन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब जैसे आपने लोन लिया हुआ है या आपने क्या किया, अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी है बैंक को बोल के रखा हुआ है, जब भी ड्यू डेट आएगी आप मेरे अकाउंट से मेरा बैलेंस कम कर देना। जैसे आप मोबाइल वगैरह ईएमआई पे लेते हैं, लोन पे, इंस्टॉलमेंट पे, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपने जिससे फाइनेंस करवाया उससे एक फॉर्म पे आप साइन कर देते हो कि हाँ यार मेरे बैंक अकाउंट से इतना पैसा इतने समय तक कट जाना चाहिए, कटते रहना चाहिए। तो बैंक का बैलेंस क्या होते जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी ना याद रहता है यार कौन सी तारीख को कौन सी क्या है बेटा इंस्टॉलमेंट है, तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं रहता है। तो बैंक कम होते जा रहा है, इसलिए आपको कैश बुक को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक। फिर है रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था रॉन्ग क्रेडिट, रामा और रमा वाला, कि बैंक ने गलती से क्या किया, राम के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए तो राम का बैंक अकाउंट बढ़ गया, इसलिए उसने कैश बुक में प्लस कर दिया था। अब यही किसी ने विड्रॉ किया, रामा ने, बैंक ने दिखा दिया कि रमा के अकाउंट से विड्रॉ हो गया है, मतलब जबरदस्ती रमा के अकाउंट में कम होना चाहिए था, उसको राम के अकाउंट में कम कर दिया। तो राम का क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया, रॉन्ग डेबिट कर दिए तो राम का अकाउंट कम हो गया, बैंक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस राम का कम हो गया। तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। सर ये तो गलत है। अरे गलत कुछ नहीं, मैचिंग करने के लिए कर रहे हैं बेटा, बाद में बैंक से बात करके हम सुलह कर लेंगे, भैया तुम्हारी गलती, इसकी सजा हम क्यों भुगतेंगे, हिसाब किताब बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगा, उसकी टेंशन नहीं है। अभी आप बस क्या करो बेटा, कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करो, बस रीजन खोजना है क्यों डिफरेंस आ रहा है, बाद में उसको हम इन्वेस्टिगेट करके ठीक करेंगे ना, क्यों टेंशन लेते हो। बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारी गलती थोड़ी ना,
उसका टेंशन आप मतलब वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़िएगा कौन सा है। हाँ, अब नेक्स्ट आइटम है चेक रिकॉर्डेड। नेक्स्ट आइटम है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अब मैंने क्या हुआ, बैंक में एक चेक जमा करना था, मैंने चेक बना लिया 10,000 रुपये का, साइन वाइन कर दिया, और उसको मैं क्या किया अपने बैंक में जमा करने की जगह अपने ड्रॉअर में डाल के भूल गया। मेरे को कहीं अचानक से काम याद आया, मतलब चल यार बाद में जमा कर लेंगे, मैंने अपने घर में ही उस चेक को छोड़ दिया। लेकिन उसकी एंट्री मैंने कैश बुक में कर ली थी, कैश बुक बढ़ा चुका हूँ मैं। चेक मैंने बना लिया, यार मेरे मन में तो आ गया ना इसे मैं बैंक में जाके जमा करूंगा तो एंट्री कर देता हूँ, तुरंत कैश बुक में मैंने उसकी एंट्री कर दी, कैश बुक बढ़ा दिया, पर मैं बैंक जाना ही भूल गया। तो बैंक एंट्री कैसे करेगा, बैंक के पास नहीं पहुंचेगी, तो बैंक वही है, कैश बुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक को कम करो। मैंने बोला थोड़ी देर पहले, अगर पासबुक अनटच्ड है, कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ है, एज इट इज खड़ी है पासबुक, और कैश बुक बढ़ गई है तो उसे कम कर दो, कम हो गई है तो बढ़ा दो। ये रूल सेट कर लो माइंड में, अपने आप BRS आपसे बन जाएगा। ये हो गया 11 आइटम। चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। मुझे किसी से चेक मिला था, मैंने बैंक में जमा किया था तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया था, अब वो चेक बाउंस हो गया, बैंक में गया वो चेक, अब वो चेक बाउंस हो गया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैंक पेमेंट किया नहीं, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, मैंने पहले बढ़ाया हुआ था तो कम करना पड़ेगा ना, इसलिए चेक जब भी बाउंस होगा तो उसे आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। एक अंडरकास्ट ओवरकास्ट आएगा तो वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि रॉन्ग टोटल बाय क्रेडिट साइड, ये एक चीज समझते हैं, देखिएगा कैसे होगा। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट समझा देता हूं मैं, चलो कोशिश कर रहा हूं समझाने की, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। जैसे मेरी डबल कॉलम कैश बुक है, यहाँ लिखा है डेट, यहाँ है पर्टिकुलर, यहाँ है कैश, समझना मेरी बात, कैश, और यहाँ पर से बैंक कॉलम। ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट बहुत आता है कई बार क्वेश्चन में, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर डेट है, पर्टिकुलर है, कैश है, और ये बैंक कॉलम है। ये चार हमारी दिया हुआ है। मान लो कैश बुक में यहाँ पर मैंने क्या किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया 10,000 रुपये। तो टू बैंक है तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सैलरी, जो भी डेट होगी यहाँ लिखूंगा बाय सैलरी। कैश कॉलम में तो आएगा नहीं क्योंकि हमको पेमेंट किसने की, हमने बैंक से पेमेंट की है। 10,000 की जगह मैंने 10,000 की जगह मैंने लिख दिया 1,000 रुपये। तो ये हो गया अंडर कास्ट। ये क्या हो गया, अंडर कास्ट, 1 जीरो कम हो गया। मतलब आपकी कैश बुक से कितने रुपए कम हो गए, 10,000 रुपये आपके कम होने थे, बट कम कितने हुए, 1,000 रुपये कम हो गए। तो आपको कितने रुपए से और कम करना पड़ेगा, 9,000 रुपये से। कम होने थे 10,000, कम हुआ कितना, 1,000। मतलब अभी भी 9,000 रुपये से आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, 9,000 रुपये से कम करना होगा। अंडरकास्ट हो गया क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग साइड का दिया रहेगा। ये क्रेडिट साइड अगर अंडरकास्ट हो गया है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। और यही चीज अब अगर ओवरकास्ट हो जाता, एक 10,000 की जगह 1,00,000 हो जाता, मतलब 90,000 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब बैंक कितने रुपए से माइनस हो गया, 90,000 रुपये एक्स्ट्रा माइनस हो गया। होना था 10,000, हो गया 1,00,000, मतलब 90,000 से एक्स्ट्रा माइनस हो चुका है। तो 90,000 से जो ज्यादा कम हो गया उसे आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है बैंक कॉलम तो माइनस, ओवर कास्ट है तो प्लस। अब उसी का वाइस वर्सा यहाँ पर आप कर देंगे, जस्ट उल्टा। अंडर कास्ट है डेबिट साइड तो प्लस हो जाएगा, ओवर कास्ट है तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि इधर रिसिप्ट दिखाते हो, रिसिप्ट को अगर मैं कम लिख दिया हूं तो ऑब्वियस सी बात है रिसिप्ट को आपको बढ़ाना होगा तो प्लस करना होगा, और रिसिप्ट को मैंने ज्यादा दिखा दिया है
तो रिसिप्ट ज़्यादा दिख गई है तो रिसिप्ट को आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। तो चीज़ों को लॉजिकली समझोगे तो बनेगा, रटोगे अंडरकास्ट हो गया माइनस, ओवरकास्ट हो गया प्लस, तो नहीं बनने वाला। चीज़ों को लॉजिकली समझो। ये हो गया। बस एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बताया बैलेंस एज पर कैश बुक है, एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, और बैलेंस एज पर पासबुक है डेबिट बैलेंस। तो दोनों को सेम समझना क्वेश्चन के सॉल्व करने के पॉइंट के हिसाब से। कहने का मतलब है यहाँ जो आइटम प्लस होते थे वो यहाँ भी प्लस होंगे, जो आइटम यहाँ माइनस होते थे वो आइटम यहाँ भी माइनस होंगे। इसको याद कर लो। तो अलग अलग केस में आपको कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैश बुक के डेबिट बैलेंस में जो प्लस होता था वो प्लस होगा, जो माइनस होता था वो माइनस होगा। कब? पासबुक के डेबिट बैलेंस में भी। वैसे क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है कैश बुक का तो जो आइटम प्लस होता था वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो आइटम माइनस होता था वो क्या हो जाएगा, प्लस। ये लॉजिक से याद कर लेना, ये मेरे बनाए हुए लॉजिक से आप ध्यान से समझ लेंगे, बुक में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, इसको आप ऐसे ही समझ लें। डेबिट बैलेंस में क्या होगा, प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस। क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो उल्टा, प्लस इज इक्वल टू माइनस और माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट था बीआरएस का। अब इसके बाद आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।